स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्लास नंबर 2 का प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो फर्स्ट वीडियो है जिसमें हमने काफ़ी सारे रूल्स डिस्कस किए थे और आज हम उसी के संबंध में ही कुछ रूल्स और डिस्कस करेंगे। रूल्स नहीं कहेंगे, उसको कॉन्सेप्ट बोलेंगे, क्योंकि कुछ वर्ब यहाँ पर ऐसी लिखी गई हैं जिनके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा और इनके साथ आईएनजी का प्रयोग क्यों नहीं होगा ये चीज़ भी हमने समझनी है। इन वर्बों को क्या बोलते हैं? स्टेटिव वर्ब्स बोलते हैं। स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं? ऐसी वर्ब्स जो स्टेट को बताती हैं, मतलब स्टेट का मीनिंग होता है अवस्था, नॉट एन एक्शन, किसी एक्शन को नहीं बताती। तो स्टेटिव वर्ब कौन सी होती है, कैसे हम इनको प्रयोग करते हैं, यदि हम इनके साथ आईएनजी लगा देते हैं तो कैसे उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, यही चीज़ आज हमने समझनी है। देखो, इन वर्ब्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, अलग अलग कैटेगरी बनाई है। परसेप्शन है, अपीयर है, इमोशन है, थिंकिंग वाली वर्ब्स हैं या पोजीशन वाली हैं। तो हम वर्बों को समझेंगे। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन कौन सी होते हैं या वर्ब्स ऑफ सेंसेस, मतलब हमारी सेंसेस से जुड़ी हुई जो वर्ब है उनको क्या बोलते हैं? वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। इनमें कुछ वर्ब शामिल है, क्या क्या है वो? सी, हियर, स्मेल, फील, टेस्ट, वॉच, नोटिस। देखो, मैं अगर इनकी हिंदी बताने लग गया ना तो आप इनका मीनिंग फिर आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पर सी का मीनिंग मैं बताऊंगा देखना, लेकिन सी के साथ ही हम आईएनजी लगा देते हैं तो उसका मीनिंग कुछ और होता है। तो क्या सामान्य अर्थों में इसका सामान्य यदि हम इसका प्रयोग करते हैं, मतलब बेसिक फॉर्म में इसका प्रयोग किया जाता है इन स्टेटिव वर्ब का, तो उसका मीनिंग क्या है, और जब हम इसके साथ आईएनजी लगाते हैं तो उसका मीनिंग क्या है, यही चीज़ समझनी। इसलिए साथ साथ यहाँ पर मीनिंग नहीं बता रहा हूँ मैं। नहीं बताने का कारण यही है कि हम इन चीज़ों को आगे समझेंगे। तो आपने सिर्फ वर्बों को याद रखना है कि वर्ब कौन कौन सी जिनके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट देखो, वर्ब ऑफ अपीयरेंस, लुक, सीम, अपीयर, रिजेंबल। वर्ब्स ऑफ इमोशन, वांट, डिजायर, विश, हेट, लाइक, केयर, लव, होप, एडमायर, फॉरगिव, रिफ्यूज, प्लीज, प्रेफर, फियर, मिस, एक्सेट्रा। Verbs of thinking, think, suppose, realize, mean, trust, understand, consider, know, agree, mind, disgrace, recollect, forget, expect, remember, believe, doubt, imagine, etc. Verbs of positions, contain, have, on, belongs। ये वर्ब्स हैं। यदि आप इस तरह से कैटेगरी में याद नहीं कर सकते या आपको याद करना इस तरह से अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, आप सीधे तरीके से आप इनको याद कर लें, मिक्स भी आप इनको याद कर सकते हैं। मुख्य बात क्या है, ये चीज़ आपको समझनी है कि इन वर्बों के साथ हमने आईएनजी नहीं लगानी। तो कब इनके साथ आईएनजी लगाते हैं, कब नहीं लगाते, यदि लगाते हैं तो क्या मीनिंग निकलता है, ये चीज़ हम समझेंगे। तो यहाँ पर वर्ब हमारे है सी। सी का मीनिंग देखो, सी का मीनिंग क्या है? देखना। वी सी विद आवर आइज, हम अपनी आंखों से देखते हैं, तो सी का सही अर्थ है, ये बिल्कुल वास्तविक जो अर्थ होता है सी का मीनिंग देखना होता है। तो वैसे हमने इसको प्रयोग किया वास्तविक रूप में ही, वास्तविक हम कहते हैं बेस फॉर्म में इसको प्रयोग किया। वी सी विद आवर आइज, हम अपनी आंखों से देखते हैं, सामान्य चीज़ों को देखने के लिए हम सी का प्रयोग करते हैं। अब सी के साथ यदि हम आईएनजी लगा देते हैं तो उसका मीनिंग ही बदल जाता है। क्या मीनिंग होगा? मिलना। मिलने का मतलब हम किसी से मिलने जाते हैं तो वहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे? हम सीइंग करेंगे, सी नहीं प्रयोग करेंगे। ही इज सीइंग मी टुमारो, वह मुझसे कल मिलने आ रहा है, वह मुझसे कल मिलेगा। तो हमने ये दिखाना ना, मिलने की बात आती तो सीइंग लगाएंगे, सी नहीं लगाएंगे। ऐसे अगले वर्ब देखते हैं। हियर, हियर का वास्तविक मीनिंग क्या होता है? सुनना। यदि हम इसके साथ आईएनजी लगा देते हैं तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? सुनवाई करना। सुनवाई का मतलब क्या है? मुकदमे की सुनवाई करना। तो हियर को हम सुनने के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे? आई हियर क्लासिकल म्यूजिक, मैं कैसा संगीत सुनता हूँ? क्लासिकल म्यूजिक सुनता हूँ, मतलब पुराना संगीत सुनता हूँ। नेक्स्ट देखो, द जज इज हियरिंग द केस, और हियरिंग यदि हम कर देते हैं तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? मुकदमे की सुनवाई करना। जज क्या कर रहा है? मुकदमे की सुनवाई कर रहा है। तो यदि मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ना, आई एम हियरिंग क्लासिकल म्यूजिक, इसका मीनिंग क्या निकलेगा पता है? मैं क्लासिकल संगीत का या क्लासिकल म्यूजिक की मैं सुनवाई कर रहा हूँ। मीनिंग कैसे निकला? एक बेवकूफ़ीपूर्ण मीनिंग हुआ है। तो मैं क्लासिकल म्यूजिक की सुनवाई कर रहा हूँ। इसलिए आप वर्ब के साथ आईएनजी लगाएं या ना लगाएं वो चीज़ अपने करनी है, जरा समझते हैं। स्मेल, स्मेल का मीनिंग है महकना,
मतलब खुशबू आना। ए रोज स्मेल स्वीट, एक गुलाब की खुशबू कैसी होती है, मीठी होती है, सभी जानते हैं। लेकिन यदि कोई कहे भी मैं तो इसको सूंघ कर महसूस करना चाहता हूँ कि खुशबू कैसी है कैसी नहीं है, तो वहाँ पर लगाएंगे स्मेलिंग। सामान्य स्मेल का मीनिंग क्या होगा, खुशबू। लेकिन जैसे ही हमने इसके साथ आईएनजी लगा दिया तो वो एक्शन हो गया। एक्शन कैसा, हम नाक के पास लेकर आएंगे फूल को, या किसी चीज़ को हम सूंघ कर बताना चाहते तो पहले नाक के पास लेकर आएंगे, फिर हम उसको सूंघेंगे, स्निफ करेंगे। स्निफ करें अंदर सांस लेंगे, तो सांस लेने के बाद अंदर सांस हम खींचते हैं, तब उसके बाद बताएंगे कि हाँ इसका टेस्ट कैसा है, इसमें खुशबू कैसी है। तो स्मेलिंग का मीनिंग होता है नाक से सूंघना। आई एम स्मेलिंग ए रोज, मैं एक गुलाब को सूंघ रहा हूँ। फील, महसूस करना या सोचना। इट फील्स लाइक स्प्रिंग टूडे, अब कैसा लग रहा है उसको, इट फील्स लाइक स्प्रिंग टूडे, आज का दिन उसको कैसा लग रहा है, स्प्रिंग के जैसा लग रहा है। स्प्रिंग माने बसंत ऋतु, तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि आज बसंत ऋतु का दिन है। क्यों, मन खुश है, और मन खुश होगा तो दिन स्प्रिंग के जैसा ही लगेगा। मन में खुशी होगी तो मन में अच्छे भाव आएंगे। आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम, तो मौसम कैसा लग रहा है उसको, स्प्रिंग। मन खुश है तो स्प्रिंग है, मन दुखी है तो ऑटम है, पतझड़ है। हाउ आर यू फीलिंग, यदि हम किसी से पूछे तो क्या पूछेंगे, आईएनजी के साथ पूछेंगे। हाउ आर यू फीलिंग, तुम्हें कैसा लग रहा है। ये नहीं पूछेंगे हाउ डू यू फील, तुम कैसा महसूस करते हो, गलत हो जाएगा। हाउ डू यू फील गलत है, हाउ आर यू फीलिंग, तुम कैसा महसूस करें। अब उसका आंसर भी ऐसे ही देगा, आई एम फीलिंग बेटर नाउ, अब मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग बेटर। तो फील को हम प्रयोग करेंगे बेसिक फॉर्म में भी, बेस फॉर्म में प्रयोग कर सकते हैं, आईएनजी के साथ भी। दूसरा देखो, एक फील का एक और मीनिंग है स्पर्श करके जांच करना। देखिए जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, हमारी नब्ज को चेक करता है, स्पर्श करता है, तब बताता है कि हमारा जो तापमान है वो कितना कम है, ज़्यादा है, क्या है। हमारी पल्स को क्या करता है, वो जांचता है। तो स्पर्श करके जांच करने के लिए हम प्रयोग करेंगे फीलिंग। द डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स, डॉक्टर पल्स को, नब्ज को फील कर रहा है। फील का मतलब जांच रहा है, उसको स्पर्श करके देख रहा है। तो अब ज़रा समझें, फील के साथ हम आईएनजी लगाएं या ना लगाएं वो किस पर डिपेंड करता है, वाक्य की सेंस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए आपने उलझना नहीं है, समझना है चीज़ों को। उलझेंगे तो आप उलझ कर रह जाएंगे, समझेंगे तो चीज़ों को आप समझ जाएंगे। मीनिंग हमने ये निकालना है कि हम इसको किस भाव से व्यक्त कर रहे हैं, वो चीज़ों को हमने देखना है। नेक्स्ट वर्ब हमारे पास है टेस्ट। टेस्ट का मतलब होता है स्वाद लेना या स्वाद होना। दिस डिश टेस्ट स्वीट, इस डिश का टेस्ट कैसा है, स्वीट है, अच्छा है। अब यदि हम इसके साथ आईएनजी लगा दें, टेस्ट के साथ आईएनजी लगा दें तो क्या होगा, स्वाद की जांच करना। बता तो दिया भाई इस टेस्ट का, ये जो डिश है उसका टेस्ट कैसा है, स्वीट है, लेकिन उसको नहीं जच रही टेस्ट स्वीट है या नहीं। वो तो क्या करेगा, इसको स्वाद को चखेगा, जांचेगा। तो क्या कहेगा, आई एम टेस्टिंग दिस डिश, मैं इस डिश को टेस्टिंग कर रहा हूँ। टेस्टिंग माने इसकी स्वाद की जांच कर रहा हूँ। तो स्वाद के जांच करने की बात आती है तो अब टेस्टिंग का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वर्ब हमारी लव। लव का मीनिंग प्यार करना। आई लव माई मदर, आई लव माई ब्रदर, आई लव माई सिस्टर, आई लव माई सन, आई लव माई डॉटर। आप ऐसे बोलेंगे, आई एम लविंग माई मदर नहीं बोलेंगे, आई एम लविंग माई ब्रदर नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। अब लविंग का प्रयोग कहाँ करें, फिर हम लविंग का प्रयोग करेंगे खाने पीने की वस्तुओं के लिए हम प्रयोग करेंगे। जैसे कोई चीज़ खा रहे हैं, हमें अच्छी लग रही है तो क्या बोलेंगे, आई एम लविंग इट, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो आई एम लविंग इट। खाने पीने के लिए तो चल जाएगा, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी स्थान के लिए फिर ये गलत हो जाएगा। आई एम लविंग नहीं बोलेंगे, ठीक है। आई एम लविंग माई मदर, आई एम लविंग माई सिस्टर, ऐसा नहीं बोलेंगे। हैव पर आते हैं अब हम। हैव का मीनिंग होता है पास होना या रखना। हैव एक पॉजिटिव वर्ब है, मतलब अधिकार को दिखाने वाली वर्ब है। तो उसमें हम क्या दिखाएंगे, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव ए न्यू शर्ट, मेरे पास एक नई शर्ट है। तो किसको दिखा रहा है, पोजीशन को दिखा रहा है, मतलब मेरे पास है या मैं रखता हूँ। नेक्स्ट देखो, यदि हम इसके साथ आईएनजी लगा देते हैं तो क्या होगा, खाने पीने की वस्तु के लिए आईएनजी लगा, ये गलती ना करें। ऐसे ना बोलें, आई एम हैविंग ए कार ना बोले, आई एम हैविंग ए कार नहीं बोलेंगे, आई एम हैविंग ए शर्ट नहीं बोलेंगे, आई एम हैविंग ए पेन नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा।
हैव के साथ आईएनजी कब लगाएं? केवल जब खाने पीने की वस्तुओं का जिक्र होता है, उसके बारे में बता रहे होते हैं, तब आईएनजी लगाएंगे हैव के साथ। आई एम हैविंग माई लंच, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपना लंच कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, एक और इसका एग्जाम्पल देखो जरा, रेगुलर एक्शन या हैबिट। ये आई हैव माई लंच ऑन टाइम, यही एग्जाम्पल है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो चेंज होने से उसका अर्थ कैसे बदल गया? आई एम हैविंग माई लंच, इसका मीनिंग क्या है कि मैं अपना लंच कर रहा हूँ, मतलब चीज़ों को खाकर हम देख रहे हैं और हम बता रहे हैं कि ये चीज़ें क्या है, खाने पीने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब हम हैविंग लगा सकते हैं, लंच को हम खाते हैं। आई हैव माई लंच, अब यहाँ कहते हैं आई हैव माई लंच ऑन टाइम, मैं अपने लंच को करता हूँ समय पर। यदि हम किसी के बारे में बताते हैं कि मैं भाई उसमें कार्य करता हूँ, रेगुलर करता हूँ या ऑफन करता हूँ, जनरली करता हूँ, तो ये क्या है, उसकी हैबिट या रेगुलर एक्शन को बताएंगे। तो यहाँ पर ऑन टाइम आने के कारण से एक्शन कैसा होगा, ये रेगुलर एक्शन या उसकी हैबिट को बताने वाला है। तो हैव के साथ आईएनजी केवल खाने पीने के लिए लगाएंगे, पोजीशन के लिए आईएनजी न लगाएं। और यदि आप किसी समय को बता रहे हैं, उसके साथ समय को बता रहे हैं, बेशक यहाँ पर लंच देखो खाने का समय तो है, लेकिन इसमें बताया कि उसकी हैबिट बताए कि मैं समय पर खाता हूँ या क्या करता हूँ। नेक्स्ट देखो, मिस का मीनिंग होता है किसी चीज़ की कमी महसूस कर रहा, मतलब किसी की याद आने को मिस बोलते हैं। और याद कब आती है? जब कमी महसूस होती है। तो कमी महसूस करने के लिए आप मिसिंग का प्रयोग नहीं करेंगे। आई एम मिसिंग यू नहीं बोलना, आई मिस माई मदर लिखा है यहाँ पर, आई मिस माई मदर, आई एम मिसिंग माई मदर नहीं, मैं अपनी माँ को याद कर रहा हूँ, मीनिंग तो वही रहेगा, मैं अपनी माँ को याद कर रहा हूँ, आई एम मिसिंग माई मदर, ठीक है, लेकिन आईएनजी नहीं लगाना। दूसरा देखो, मिस के साथ यदि हम आईएनजी लगाते हैं तो क्या उसका मीनिंग निकलता है? किसी चीज़ के मौके को गंवाना, मतलब कोई मौका हम अपने हाथ से गंवा रहे हैं तो वहाँ पर मिसिंग हो गया। आई एम मिसिंग माई लेक्चर, मैं अपने लेक्चर को मिस कर रहा हूँ। कॉलेज में जा रहे हैं लेक्चर को लेने के लिए, लेकिन हम किसी कारण से लेट हो गए तो पढ़ने वाला विद्यार्थी उसको बड़ा दुख होता है, मन में आता रहे मैं तो अपना लेक्चर मिस कर रहा हूँ। क्या सोचेगा? आई एम मिसिंग माई लेक्चर, या ऐसे नहीं बोलेगा आई मिस माई लेक्चर, मिस माई लेक्चर नहीं, आई एम मिसिंग माई लेक्चर। नेक्स्ट देखो, थिंक का मीनिंग होता है विचार रखना। ध्यान करेंगे, विचार करना नहीं, विचार रखना, अपने मन की बात को रखना, विचार रखना। आई थिंक, मेरे विचार में क्या है या मैं क्या सोचता हूँ, यू आर राइट, तुम ठीक हो। तो विचार रखा है, मेरे अनुसार तो तुम ठीक हो, दूसरे के अनुसार ठीक हो या नहीं हो वो अलग बात है। थिंकिंग, यदि थिंक के साथ आईएनजी लगाएं तो इसका मीनिंग क्या होगा? संभावित चीज पर विचार करना, कोई कार्य होना है उस पर यदि हम विचार करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? वो संभावित चीज पर विचार करना, तब हम थिंकिंग लगाएंगे, थिंक नहीं लगाएंगे। आई एम थिंकिंग टू गो टू आगरा, मैं क्या विचार कर रहा हूँ? आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, मैं विचार कर रहा हूँ, किस बारे में? टू गो टू आगरा, आगरा जाने का विचार कर रहा हूँ। अपीयर, नेक्स्ट वर्ब हमारी अपीयर। अपीयर का मीनिंग होता है प्रतीत होना या मालूम पड़ना, मतलब ऐसा लगना, ऐसा प्रतीत होना। यू अपीयर टू बी सिक, अरे किसी को देखा, अरे क्या होगा तुझे भाई, तुम तो बीमार लग रहे हो, तो वहां पर क्या करेंगे? यू अपीयर टू बी सिक, तुम बीमार लगते हो। ये नहीं कहेंगे यू आर अपीयरिंग टू बी सिक, नहीं, गलत हो जाएगा। यू आर अपीयरिंग सिक नहीं, यू अपीयर टू बी सिक, यू अपीयर टू बी सिक, यू आर अपीयरिंग सिक नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट देखो, अपीयर के साथ आईएनजी लगाएं तो क्या मीनिंग होता है? अपीयर के साथ यदि हम आईएनजी लगाते हैं तो उसका मीनिंग हो जाता है प्रकट होना या उपस्थित होना। भाई किसी के सामने कोई चीज अपीयर होगी तो क्या बोलेंगे? अपीयरिंग। द मून इज अपीयरिंग इन द स्काई, चंद्रमा जो है ना, चांद जो है आकाश में दिखाई दे रहा है, मतलब उपस्थित हो रहा है, प्रकट हो रहा है। तो प्रकट होने के लिए क्या लगाएंगे? आईएनजी का प्रयोग करेंगे अपीयर के साथ। दूसरा एक और मीनिंग है, अपीयर के साथ यदि हम आईएनजी लगाते हैं तो उसका मीनिंग होता है प्रकाशित होना। कोई पुस्तक प्रकाशित हो रही है, कोई पत्रिका प्रकाशित हो रही है, तो उसको बताने के लिए भी हम अपीयरिंग का प्रयोग करेंगे। आई एम अपीयरिंग माई बुक ऑन ग्रामर, मैं अपनी जो बुक है वो ग्रामर पर प्रकाशित मतलब कर रहा हूँ या प्रकाशित मेरी किताब होने वाली है। नेक्स्ट देखो वर्ब हमारी एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मीनिंग होता है उम्मीद करना। आई एक्सपेक्ट ही विल पास दिस ईयर, पिछले वर्ष तो कामयाब नहीं हुआ, पिछले वर्ष पास नहीं हुआ, मुझे क्या उम्मीद है? आई एक्सपेक्ट ही विल पास दिस ईयर, कि इस वर्ष वह पास हो जाएगा, मुझे इस बात की उम्मीद है। अगर एक्सपेक्ट के साथ आईएनजी लगाते हैं उसका मीनिंग क्या होगा? प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना। किस बात की प्रतीक्षा हो रही है भाई? यहाँ पर एग्जाम्पल में समझेंगे। शी इज एक्सपेक्टिंग हर फर्स्ट बेबी इन नवंबर,
उसको नवंबर में अपना पहला बच्चा मतलब प्राप्त होने की उम्मीद, प्राप्त होने की वह प्रतीक्षा कर रही है। शी इज एक्सपेक्टिंग, वह प्रतीक्षा करी किस बात की, हर फर्स्ट बेबी इन नवंबर, नवंबर में उसका पहला बच्चा होना है, तो उसी इस बात की क्या है, एक्सपेक्टिंग है, उसकी प्रतीक्षा है। नेक्स्ट देखो कॉन्सेप्ट नंबर 13, इसको कॉन्सेप्ट क्यों लिखा है, रूल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इंग्लिश के अंदर रूल नहीं होते, रूल तो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, लेकिन इंग्लिश में कोई चीज़ फिक्स नहीं होती, वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती रहती है, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है। और कॉन्सेप्ट क्या है उस चीज़ को हमने समझना है। ये 4 वर्ब आपके सामने हैं, गेट, बिकम, मेक और ग्रो। गेट, बिकम, मेक और ग्रो, ये 4 वर्ब हैं। इन वर्बों का प्रयोग यदि हम प्रेजेंट में किसी कार्य के बढ़ने या घटने, मतलब कोई कार्य जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, एक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, का बोध कराने के लिए होता है। इन वर्ब का प्रयोग किस लिए होता है, प्रेजेंट के अंदर किसी एक्शन के इंक्रीज होने, किसी एक्शन के डिक्रीज होने के बारे में हो रहा है, तो इनके साथ आईएनजी लगाते हैं। तथा आईएनजी तो लगेगा ही, लेकिन इनके बाद 2 कंपैरेटिव डिग्रीज लगाते हैं। कंपैरेटिव की 2 डिग्रियां लगेंगी। जैसे एग्जांपल में देखो, ही इज बिकमिंग मोर एंड मोर रिच डे बाय डे। देखो क्या कहा था मैंने, यहाँ पर एक वर्ब लिए, बिकम यहाँ थी वर्ब, इसको हमने आईएनजी के रूप में प्रयोग करना है। तो ही इज बिकमिंग, वह हो रहा है, क्या हो रहा है, मोर एंड मोर, ये 2 डिग्री आ गई, कंपैरेटिव की 2 डिग्रियां हैं। क्या हो रहा है, वो रिच हो रहा है, धनवान हो रहा है, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। दूसरा एग्जांपल देखें, सी इज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल डे बाय डे। तो हमने ये ध्यान रखना है, यहां पर तो आईएनजी लगेगा ही, इनके साथ आईएनजी लगाना है, साथ ही साथ क्या लगेंगे, 2 डिग्रियां लगेंगी, कंपैरेटिव की लगेंगे, सुपरलेटिव की नहीं लगेंगे, केवल कंपैरेटिव की डिग्रियां लगी, वो भी 2, मोर एंड मोर, ठीक है, अधिक से अधिक, कोई भी हो सकती है डिग्रियां, कोई भी हो सकती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव वाली लगेंगी। इसके बाद यहाँ पर जो लिखा हमने, ही इज बिकमिंग मोर एंड मोर रिच, सी इज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। इस प्रकार से हम सेंटेंस को समझेंगे। ये वाक्य का स्ट्रक्चर है, ऐसे कोई दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है। कॉन्सेप्ट नंबर 14, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस मेक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान करना है। ये एक स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, कैसे हमने बनाना है। सब्जेक्ट आता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, फिर इज एम आर प्रेजेंट की बात हो रही है, कंटिन्यू लगा रहे हैं तो आईएनजी भी दिखाएंगे, गोइंग टू लगाकर हम आईएनजी का भाव दिखा रहे हैं। मेक वर्ब एक है और दूसरी वर्ब गेट, मेक और गेट, लेकिन ये ध्यान रखना मेक के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी और गेट के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। मेक के बाद क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म, और गेट के बाद आएगी थर्ड फॉर्म। जरा देखो, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सेंटेंस पर देखते हैं किस प्रकार ये हमारा जो स्ट्रक्चर है उसका सेंटेंस कैसे बनता है। आई एम गोइंग टू मेक माई फादर बाई ए कार। एग्जाम्पल समझो, आई एम गोइंग टू, ये नहीं कि मैं जा रहा हूं, ये जाने का मतलब नहीं है कि मैं निकट भविष्य में कोई कार्य करने वाला, इसके लिए हम गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। आई एम गोइंग टू मेक माई फादर बाई ए कार, मैं अपने पिताजी से कार खरीदवाने वाला हूं, मैं अपने पिताजी से कार खरीदवाने वाला हूं, ये कहना चाहता है। आई एम गोइंग टू गेट यू बिटन, मैं तुम्हें पिटवाने वाला हूँ, पिटवाने जा रहा हूँ, पिटवाने वाला हूँ मतलब पिटवाने जा रहा हूँ, तो 2 मीनिंग है, पिटवाने वाला हूँ या पिटवाने जा रहा हूँ, तो हमने कंटिन्यू दिखा दिया। अब ये समझने वाली बात क्या है, गेट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और मेक के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये कॉमन एरर में आ जाता है, यहाँ पर गेट के बाद वो फर्स्ट फॉर्म लगा देगा या मेक के बाद थर्ड फॉर्म लगा दे, कोई ना कोई कॉमन एरर इस प्रकार से ही बनते हैं। यहाँ पर यदि हम कॉमन एरर की बात करें तो यहाँ पर एक मोर एंड मोस्ट लगा देगा, मतलब डिग्री में चेंज कर देगा कुछ न कुछ, तो ये चीज़ें हमने समझनी है। ये थे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने किए हैं स्टेटिव वर्ब्स, और इससे संबंधित जो एक्सरसाइज है वो भी हम जल्दी ही आपके लिए लेकर आएंगे।